इसके अलावा कौन है और? तो मैंने ली थी नारायण। तुमने ली थी नारायण से, कौन सी ब्रांच? मयूर विहार। मयूर विहार। तो आई सपोज बाकी लोगों में से किसी ने कोचिंग पहले नहीं ली है। चलिए जो भी है, देखिए आप सब लोग यू आर वेल वर्स्ड विद द सिलेबस ऑफ जुअलॉजी। मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ाऊंगा। ठीक है। आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन एंड आप मुझे बता दीजिएगा अगर आपको मेरी स्क्रीन जब नजर आने लग जाए तब। और सब लोग अपने माइक्स बंद रखेंगे, सिर्फ जब आपको बात करनी तभी माइक ओपन अप कीजिएगा। मेरी स्क्रीन को पिन कर लीजिएगा ताकि आप ताकि कुछ भी उसमें चेंजेस आपकी स्क्रीन पे ना हो। तो आप मेरी स्क्रीन को पिन कर लीजिएगा और स्क्रीन जब नजर आने लगे तो मुझे बता दीजिएगा। और जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं कि समझ में आ रहा है, यस नो, तो आप मुझे एक जना या दो जने रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। एक जने ने रिस्पॉन्ड कर दिया तो फिर किसी दूसरे को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो आई सपोज आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी सब लोगों को। यस। यस सर, आ रही है। यस सर, यस सर। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, फाइन। और आई सपोज मेरी आवाज भी क्लियर है ना? ओके। तो मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ कि देखिए चैप्टर तो एक्चुअली बहुत सारे हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम है, एनिमल टिश्यू है, फिजियोलॉजी के 6 चैप्टर्स हैं, एवोल्यूशन है, और बायोटेक्नोलॉजी है, सेल है, सेल साइकिल है। देयर इज अ वास्ट सिलेबस ऑफ जुअलॉजी और टाइम हमारे पास कम है। तो हम फटाफट से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं या सर मुझे स्क्रीन शो नहीं इस हो तरह रही। के टॉपिक्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। एनिमल किंगडम हम अभी नहीं पढ़ रहे। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ जी। स्क्रीन यस। शो नहीं हो रही है? सबको सर मेरी हो स्क्रीन रही है शो नहीं आपकी हो रही? स्क्रीन। ये ओके फाइन। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक को हो रही हो एक को ना हो रही हो? आप कितने लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही? सर बस मुझे ये नहीं हो रही। ये जो स्क्रीन पे, हाँ तो आप एक काम करो, आप आपका कुछ टेक्निकल इशू होगा। आप जहाँ पे मेरे नाम का आइकन बना हुआ वहां क्लिक करो और पिन कर दो। आपको नजर आ रहा होगा अभी एनिमल टिश्यू बाय महेश कोहली, अभी यही आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आई सपोज सबको यही नजर आ रहा है ना अभी? यस सर। यस सर। हाँ। तो मैं कह रहा था, बेसिक सी बात बता रहा था कि देखो चैप्टर बहुत सारे हैं। अच्छा। और टाइम की इंपॉर्टेंस है। और एनिमल किंगडम क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और उससे क्वेश्चन आने दो। ठीक है, या एक भी हो सकता है, एक या दो क्वेश्चन उससे आने। तो इसलिए हम अभी एनिमल किंगडम को स्किप कर रहे हैं। उसको हम बाद में देखेंगे जब, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लेगा और आपको आउटपुट कम देगा। तो इसलिए आई एम मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इन जूलॉजी, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और जिसमें हम एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। अब देखिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होंगी कि ह्यूमन इज एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें आपको पता है कि ऑर्गन सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। अब टिश्यू को डिफाइन किया जाए तो इन सिंपल टर्म्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि देर आर ग्रुप ऑफ सेल्स। लेकिन ग्रुप ऑफ सेल्स तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होता है। तो हम टिश्यू को डिफाइन कर देते हैं कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, मान लिया। अच्छा, इसमें और भी कुछ टर्म्स आती हैं, कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं। ठीक है। अच्छा, आई सजेस्ट यू एवरीबडी कि आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठे, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होंगी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं बोलूंगा तो आपको वो लिख लेनी चाहिए। ओके। सो आई वाज डिस्कसिंग कि टिश्यू हमने सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि ग्रुप ऑफ सेल्स और एक फंक्शन कर दिया। टिश्यू में बोलने के लिए जनरली क्या होता है कि एक और टर्म आती है, ऑरिजिन। जनरली क्या होता है कि अगर कोई टिश्यू है, जैसे कि लेट्स से
कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे एरियोलर टिश्यू है या मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, इन सबका कॉमन ओरिजिन होता है। भाई फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू जो है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, मसल जो है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। आपका कनेक्टिव टिश्यू भी पूरा का पूरा मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। या अगर मैं ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स की बात करूं एक साथ इकट्ठे हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर लेयर से ड्राइव होंगे, चाहे एक्टो चाहे एंडो चाहे मीजो। ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ सेल्स एक्टो से आगे कुछ मीजो से आगे, नो। तो अगर मैं टिश्यू की बात कर रहा हूँ तो यस दे हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड मोर और लेस सिमिलर स्ट्रक्चर। देखिए मैंने सेम नहीं बोला, एक कोई भी सेल आप देखें तो सेम नहीं होता, एवरी सेल इज यूनिक, ठीक है। तो मैंने सेम नहीं बोला, मैंने सिमिलर बोला कि देयर आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो सिमिलर सेल्स होते हैं, सेम ओरिजिन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, तो हम टिश्यू बोल देते हैं। अब एनिमल टिश्यू की बात करें तो जैसे प्लांट में बात करें तो हमारे पास पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फलाना ढिकाना बहुत सारी चीजें होती है और मेरिस्टेमेटिक परमानेंट होते हैं, ऐसे है ना, उस तरीके से। ह्यूमंस या एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर हमारे पास 4 मेजर टिश्यू रहते हैं। एपिथेलिया, ऑफ कोर्स एपिथेलिया आपको पता है कि जो आपकी बेसिक बेसिक कवरिंग्स है, ऑर्गन्स हैं, लाइनिंग्स हैं, उसके उसमें एपिथेलिया है। आपका स्किन एपिथेलिया है। आपका अगर अगर मैं आपके एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं, है ना, स्टमक इंटेस्टाइन की बात करूं, तो आउटर कवरिंग एपिथेलिया है, अंदर की लाइनिंग एपिथेलिया है। तो आपके कवरिंग में हमेशा एपिथेलिया ही रहेगा। फंक्शंस की बात करूं, है ना, कवरिंग में, लाइनिंग में, इवन आपकी अगर बॉडी कैविटी की लाइनिंग की बात की जाए, आपके पेरिटोनियम की बात की जाए, तो दैट इज अगेन व्हाट, एपिथेलिया। तो एपिथेलिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू कि जिसने हर चीज को कवरिंग दी है, हर चीज को लाइनिंग दी है। आप कहते हैं ना कि आपने बुक बनाई, बुक बनाई या कुछ भी किया आपने, है ना। अब बुक के अंदर जो आपने बाहर हार्ड कवर देख रहे हो, हार्ड पूरा कवर देख रहे हो, वो सब क्या है, दैट इज द एक तरीके से एपिथेलिया। तो कोई भी चीज है उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए वी हैव द एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू आता है। कनेक्टिव इसलिए बोल रहा है क्योंकि कनेक्शंस बना रहा है, ठीक है ना। चाहे वो कनेक्शंस फंक्शनल हो, ठीक है, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, तो उसमें कनेक्टिव आता है। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर हमारे पास आपको पता है कि वी हैव लाइक 3 कैटेगरीज, अगर हम बांटना चाहें तो 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर हमारे पास आता है द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड आएगा, लिम्फ आएगा, ठीक है। और वी हैव द दिस लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर एरियोलर आएगा, एडिपोस आएगा, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। और देन वी हैव काइंड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपका डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, मतलब टेंडन्स, लिगामेंट्स और बाकी चीजें आएंगी। तो और एक आएगा हमारे पास स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल के अंदर हमारे पास कार्टिलेज आएगा और बोन आएगा। तो मतलब आपका बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, और एरियोलर हो गया, एडिपोस हो गया, ये टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सारे के सारे, ब्लड, लिम्फ, ये सारे के सारे कंबाइंडली आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, जिनका कॉमन ओरिजिन मेसोडर्मल रहता है। फिर कनेक्टिव के बाद हमारे पास मस्कुलर है, ऑफ कोर्स, और मसल्स को साथ में, मसल्स के अलावा वी हैव द लास्ट वन, दैट इज द बोन्स, ठीक है। सॉरी, द लास्ट वन वी हैव द नर्वस टिश्यू। तो नर्वस है कंट्रोल के लिए, और मसल्स है आपके मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए। तो ये सारे मिलाकर आपके एनिमल टिश्यू में आते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली चलेंगे टुवर्ड्स द एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियल को डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपकी जो ये डायग्राम से सारे एनसीईआरटी से पिक किए, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी टाइम से पैटर्न का कि नीड का कि एनसीईआरटी से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें और ज्यादा चीजें आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है हम एनसीईआरटी तक फोकस रहेंगे, हम एनसीईआरटी के बाहर भी बातें करेंगे, लेकिन हमारा वही टाइप ऑफ टीचिंग रहेगा, मोर ऑन कॉन्सेप्चुअल, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी एंड एएस, उनसे रिलेटेड जितने और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरीके से बात करेंगे। तो अब आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये एपिथेलियल टिश्यू है। यहाँ पर ये जो फ्लैटेंड सेल्स दिखा रखे हैं, द डायग्राम ए, दैट इज द स्क्वामस एपिथेलिया, ठीक है। जो डायग्राम बी में दिखा रखा है दैट इज द क्यूबॉइडल एपिथेलिया। जो डायग्राम सी में दिखा रखा है दैट इज कॉलमुलर एपिथेलिया विद सिलिया, सिलिएटेड एपिथेलिया। और जो डायग्राम नंबर डी में दिखा रखा है वो अगेन कॉलमुलर सेल्स है, ठीक है। सॉरी, सी में कॉलमर सेल है सिलेटेड वाले, और
सॉरी डी में कॉलमनर सेल्स सिलेटेड वाले, और आपके सी वाले के अंदर सिंपल बस ऐसे ही कॉलमनर एपिथीलिया है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये जो कॉलमनर एपिथीलिया आपने सी में देख रहे हैं, ये कॉलमनर एपिथीलिया अलग है, दैट इज एक्चुअली स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथीलिया। मतलब डायग्राम में लेबलिंग में सी को कॉलमनर एपिथीलिया बोला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सी वाला जस्ट सिंपल कॉलमनर एपिथीलिया नहीं है, दैट इज एक्चुअली स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथीलिया। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो आपको न्यूक्लियस की डिफरेंट 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 एक तरीके से लोकेशंस नजर आएंगी। ये दूर से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत सारे सेल्स है, आपको स्ट्रैटिफाइड यानी लेयर्ड नजर आएगा, और ये लेयर्ड है नहीं। तो दैट्स व्हाई दैट इज एक्चुअली द स्यूडो स्ट्रैटिफाइड वन। तो देखिए, मेरा मोटो इन डायग्राम्स को दिखाने का ये है कि कल को आपके नीट के पेपर में ये डायग्राम्स में से कोई उठ के आ जाता है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से वाला एपिथीलिया बता रखा है। अब एपिथीलिया हर जगह ही है, ठीक है ना, आपकी स्किन में, ऑर्गन की कवरिंग में, हर जगह ही। और एपिथीलिया के बहुत सारे इंपॉर्टेंस भी हैं भाई। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेक्रीशंस की बात करें, ग्लैंड्स की बात करें, तो आपके एपिथीलिया ग्लैंड्स बनाते हैं भाई। कोई भी ग्लैंड ले लो आप, एंडोक्राइन हो चाहे एक्सोक्राइन हो, थायराइड हो, पैराथायराइड हो, स्वेट हो, सिबेशियस हो, मेमोरी हो, ईयर वैक्स ग्लैंड हो, कोई भी ग्लैंड हो, वो आपका एपिथीलिया बना रहा है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और मतलब कि हर एक स्ट्रक्चर को एक ऑर्गेनाइज पैटर्न दे रहा है कौन? एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, इसी एपिथेलियल को आपको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वी कैन डिवाइडेड इनटू दिस। ये जितने आप यहाँ देख रहे हो, इसमें आपको सबको एक ही लेयर नजर आएगी, सिंगल लेयर, जिसमें मल्टीपल लेयर्स नहीं है। वी जस्ट हैव अ सिंगल लेयर। एंड क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लेयर नजर आ रही है, तो ये जो एपिथेलिया दैट इज सिंपल एपिथेलिया, ठीक है, विदाउट एनी मल्टीपल लेयर्स। अगर लेयर्स मल्टीपल हो जाती हैं तो यस, हमें पता है कि हम उस एपिथेलिया को फिर कंपाउंड एपिथेलिया बोलते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ये मल्टी लेयर कंपाउंड एपिथेलिया है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये कौन से वाला कंपाउंड एपिथेलिया दिखाया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये दिखा रखा है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया, जो आपकी स्किन में रहता है, या बकल कैविटी में रहता है, या वेजाइनल एपिथेलिया में रहता है, ठीक है। उन तीनों में कॉमन एपिथेलिया दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया। जो बड़े बड़े आप सेल देख रहे हो, ये बड़े बड़े लार्ज सेल्स देख रहे हो, ठीक है ना, ये एक्चुअली स्क्वामस किस्म के सेल्स हैं, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलिया। ओके, तो चलिए हम विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। तो पहला एपिथेलिया जो हमारे पास है दैट इज स्क्वामस। अब स्क्वामस एपिथेलिया की खास बात क्या है कि स्क्वामस एपिथेलिया सबसे पतला एपिथेलिया होता है, दैट इज द थिनेस्ट एपिथेलिया अवेलेबल। अब क्योंकि सबसे पतला है तो एक्सचेंज में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। मतलब कोई भी चीज़ मुझे अगर इधर से उधर पहुंचानी है, एक्सचेंज करानी है, तो आई विल यूज द स्क्वामस एपिथेलिया। अब आपको ये पता है कि हमारी बॉडी में क्या सिस्टम है। हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में ये सिस्टम है कि हर चीज ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, हर चीज ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब टिश्यू को कुछ भी चाहिए तो उसको ब्लड से मिलेगा, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, कुछ भी, वट एवर इट रिक्वायर्स, इट विल रिसीव फ्रॉम ब्लड। और आपको हमें यह भी पता है कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब कि ब्लड खुला खुला नहीं घूमता, ब्लड इज एनक्लोज इन ब्लड वेसल्स, एंड टिश्यू के पास भी पहुंचता है एनक्लोज इन कैपिलरीज। अब वो जो कैपिलरी है ना, जिसके अंदर वो एनक्लोज है, अगर मैं उस कैपिलरी की लेयर्स मल्टीपल कर दूं या मोटी कर दूं, तो फिर चीजें वहां से निकल के डिफ्यूज होके साथ वाले टिश्यू में जाने में दिक्कत आएगी, या साथ वाले ऑर्गन में जाने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने जो कैपिलरीज हैं उसके अंदर जो एपिथेलिया यूज किया है वो यूज किया है स्क्वामस एपिथेलिया। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके कैपिलरीज का आ जाता है स्क्वामस एपिथेलिया में, कि आपकी जो ब्लड कैपिलरीज हैं दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलिया। वो पतला सा एपिथेलिया ताकि इजीली चीजें क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। अब ये हर जगह कैपिलरीज हर जगह जा रही हैं चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो हर जगह कैपिलरीज में स्क्वामस एपिथेलिया ही है। अच्छा, याद रखिएगा कि कैपिलरी के स्क्वामस एपिथेलिया को मैं एंडोथीलिया भी बोलता हूं। अब उसको एंडोथीलिया मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि नाम आ रहा है फ्रॉम आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरी और वेन्स में ना एक सिंगल लेयर नहीं होती, 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना,
बीच वाली इज ट्यूनिका मीडिया, सबसे अंदर वाली इज ट्यूनिका इंटरना। अब ट्यूनिका इंटरना में दो लेयर्स रहती हैं, एक पतली सी मस्कुलर, हल्की सी मस्कुलर लेयर, और एक एपिथीलिया की लेयर। और जो एपिथीलिया की लेयर होती है उसको, क्योंकि वो सबसे अंदर है इसलिए हम उसको एंडोथीलिया बोल देते हैं, कि एपिथीलिया ऑफ द ब्लड वेसल इज इक्वल टू एंडोथीलिया, अंदर की तरफ एंडोथीलिया, एपिथीलिया है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आर्टरी और वेन में तो तीन तीन लेयर्स हैं, तो वहां पे हमने एंडोथीलिया बोल दिया, ठीक है। अब वही नाम हमने यहाँ भी कंटिन्यू किया, किसमें, कैपिलरीज में। हालांकि यहाँ पर होती एक ही लेयर है, इसमें कोई एंडो एक्सो का कॉन्सेप्ट नहीं बैठता, लेकिन नाम आ रहा है कहाँ से, आर्टरी और वेन से के कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है, इसलिए एक लेयर होने के बावजूद भी हम उसको एंडोथीलिया बोलेंगे, ठीक है। हालांकि वो इकलौता एपिथीलिया प्रेजेंट है इन द कैपिलरीज। तो खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि कैपिलरीज बिकम अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस कॉमर्स एपिथीलिया। उसके बाद मैंने बताया कि जहां जहां एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि एल्वलाई, जैसे अभी डायग्राम में देख रहे हो, आपको पता है कि आपका ट्रेकिया होता है, लंग्स होता है, लंग्स में एल्वलाई होते हैं। अब आप देखिए कि एल्वलाई में आपको एक्सचेंज कराना है चीजों का, चीजों को यहाँ से लेकर यहाँ लेके जाना है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, न्यूट्री सॉरी यहाँ पर तो मेनली ऑक्सीजन ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्सचेंज है, अब आपको, अब अगर मैं यहाँ पे आपको अगर थोड़ा रेस्पिरेटरी में लेके जाऊं, तो अगर आप इसकी बात करें ना, इसकी इस स्ट्रक्चर की बात करें क्लियरली, तो यहाँ पर ना आपको तीन लेयर नजर आएंगी, एक, दो और ये तीन। अब ये तीन लेयर अलग अलग है। देखिए इसमें जो पहली लेयर है, द फर्स्ट वन जो आप देख रहे हैं, जो चीजों को पार करनी है यहाँ पे पहुंचने के लिए, मतलब कि हमें कहां से कहां जाना है, हमें यहां से, ये इस रीजन से पहले इसको पार करना है, फिर यहाँ बीच में आना है, और फिर ये एल्वेलाई का एपिथेलिया है, ये पूरा का पूरा, ये जो इर्रेगुलर बाउंड्री है, ये सारी बातों पे ध्यान देना, ये सारी बातें आगे रेस्पिरेशन में आएंगी। ये जो इर्रेगुलर बाउंड्री है, ठीक है ना, जहां पर टाइप 1 या टाइप 2 एल्वुलर सेल्स मिलेंगे, ये जो बाउंड्री है स्क्वामस एपिथेलिया है। तो हमको क्या करना है, हमें हमें इसको पार करना है 1, यहाँ पे आना है 2, इसको पार करना है 3, और फिर यहाँ पे आना है। आ रही बात समझ में? अब इस पूरे रास्ते में दो एपिथेलिया मिलेंगे, एक कैपिलरी का स्क्वामस और ये एल्वेलाई का। अब एल्वेलाई का एपिथेलिया भी स्क्वामस है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता बहुत ही पतला हो जाता है और पार करने में आसान हो जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जिसमें ये हो गया एंडोथीलिया ऑफ द ब्लड कैपिलरी, ये हो गया एल्वेलाई ऑफ द सॉरी एल्वुलर एपिथेलिया, ठीक है, एपिथेलिया ऑफ द एल्वेलाई। और बीच में ऑफ कोर्स आपको पता है रहती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसी भी एपिथेलिया के नीचे ना कुछ फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है ना। उस और वो बताते हैं कि एपिकल सरफेस, यानी एपिकल सरफेस ये वाला है जो फ्री है, और जहां बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी वो हो जाएगा द बेसल सरफेस। तो वो बताते हैं कि कौन सा वाला बेसल सरफेस है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन रहता है, ये नीचे वाले जो कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उससे भी क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो कनेक्टिव टिश्यू को और एपिथेलिया को आपस में कनेक्ट करने वाला कौन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो जो हमेशा रहेगी एपिथेलिया के नीचे रहेगी। खैर, तो इन टोटल यहाँ पे तीन लेयर्स हो गई, एक स्क्वामस एपिथेलिया यानी एंडोथेलिया ऑफ द ब्लड कैपिलरी, एक एपिथेलिया ऑफ द एल्वेलाई, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, टुगेदर फॉर्मिंग द रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया किसका, स्क्वामस एपिथेलिया का, ठीक है, कौन, एल्वेलाई। इसके अलावा एक्सचेंज आपको पता है कि एक्सचेंज ऑल्सो ऑकर्स इन नेफ्रॉन्स। भाई आपका किडनी होती है, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स में एक्सचेंज होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जिसमें आपको पता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ग्लोमेरुलस यानी ब्लड कैपिलरी से बहुत सारी चीजें निकल निकल के बोमन्स कैप्सूल में आती हैं। क्लियर है पॉइंट? अब क्योंकि ग्लोमेरुलस इज अ ब्लड कैपिलरी, अगेन उसमें क्या रहेगा, स्क्वामस एपिथेलिया रहेगा, ठीक है। तो बोमन्स कैप्सूल के अंदर कौन सा एपिथेलिया होगा, स्क्वामस, सॉरी बोमन्स कैप्सूल में ये वाला ब्लू वाले में क्या होगा, स्क्वामस एपिथेलिया, और ब्लड कैपिलरी में तो ऑलरेडी कैसा है, स्क्वामस। तो क्योंकि यहाँ पे भी एक्सचेंज होना है, इसीलिए यहाँ पे भी कौन सा, दोनों जगह कौन सा एपिथेलिया है, स्क्वामस। तो अगला एग्जांपल स्क्वामस एपिथेलिया कौन सा हो जाता है, द बोमन्स कैप्सूल, ये आपको याद रखना है। अच्छा, और सुनिए जरा ध्यान से,
अब मैं बॉमस कैप्सूल की बात करूं तो आप बॉमस कैप्सूल के डायग्राम को भी कुछ इस तरीके से ले सकते हो। ये वाला जो एल्वेलाई का बनाया, बस एल्वेलाई की जगह इसको इसको इस एपिथीलिया को मान लो कि ये बॉमस कैप्सूल का एपिथीलिया है, और ये ब्लड कैपिलरी, ये ग्लोमेरुलस का एपिथीलिया हो गया, और बीच में क्या हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जैसे यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही जब मैं एक्सक्रीशन की बात करता हूँ, नेफ्रॉन की बात करता हूँ, तो वहां पर वही मेम्ब्रेन कहा क्या कहलाती है, द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहलाती है। आ रही बात समझ में, क्लियर है पॉइंट? तो बाकी ऑफ कोर्स डिफरेंस तो है ही, डिफरेंस तो हमेशा ही रहेगा। आपको मैं एक्सप्रेशन में आगे पढ़ाऊंगा कि बॉमन्स कैप्सूल में जो एपिथेलिया है वो एक्चुअली पोडोसाइट्स हैं, वहां पे स्लिट्स हैं, और यहाँ पर आपको कोई ऐसे स्लिट्स नजर नहीं आएंगी। तो डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल हिस्टोलॉजी या टिश्यूज की बात करें तो सेम है। स्क्वामस स्क्वामस दो जगह स्क्वामस और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो दैट इज ऑल अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वामस एपिथेलिया। अच्छा, एक चीज, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि अगर आप क्लास नाइन्थ के कॉन्सेप्ट पे जाओ, अगर आपने क्लास नाइन्थ में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि चीक से सेल्स लेते थे, मतलब कि एक टूथपिक लिया, टूथपिक से अपने चीक को थोड़ा सा प्रिक किया, और प्रिक करके स्लाइड में देखा। तो जब मैं चीक सेल्स को स्लाइड पे ऑब्जर्व करता हूँ तो वो स्क्वामस नजर आते हैं, ठीक है ना? तो वो स्क्वामस एपिथेलिया होता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि क्या आपके चीक सेल्स में स्क्वामस एपिथेलिया, तो मैं बोलूंगा हाँ। तो क्या कोई पूछेगा क्या वो सिंपल एपिथेलिया, तो मैं बोलूंगा ना। चीक सेल्स में या बकल कैविटी में स्क्वामस एपिथेलिया है, लेकिन वो स्ट्रैटिफाइड वाला है। अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस में क्या होता है, टॉप लेयर जो होती है वो स्क्वामस की होती है, नीचे की लेयर क्यूबॉइडल होती है। तो आप जब प्रिक करते हो ना, तो आप नीचे की लेयर से उखाड़ते नहीं हो, आप तो सिर्फ टॉप लेयर उखाड़ते हो, आप तो बस ऐसे स्क्रैप करते हो। तो जब स्क्रैप करोगे तो टॉप लेयर से नजर आएंगे, टॉप लेयर किसकी है, स्क्वामस की। तो कॉन्सेप्ट ये है कि चीक में स्क्वामस एपिथेलिया मिलेगा, लेकिन कौन सा, स्ट्रैटिफाइड मिलेगा, सिंपल नहीं मिलेगा। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल की। तो चीक सेल का एपिथेलिया स्क्वामस होने के बावजूद भी बॉमन्स कैप्सूल से और एल्वुलाई के एपिथेलिया से अलग है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो दैट वाज अबाउट द स्क्वामस एपिथेलिया। अब इसी डायग्राम में अगला हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलिया है। अब क्यूबॉइडल एपिथेलिया में क्या है कि इसमें क्यूब लाइक सेल्स हैं, बीच में सेंट्रल न्यूक्लियाई है, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंस है, अगर आप एपिथेलिया में देखोगे ना, स्क्वामस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, इन दोनों के अंदर सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है। लेकिन जो कॉलमनर एपिथेलिया है उसमें जनरली बेसल न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई जनरली बेस पे रहता है, ठीक है, और थोड़ा सा इलोंगेटेड भी रहता है, ठीक। तो अच्छा, हमेशा जरूरी नहीं है बेस पे हो, लेकिन सेंट्रल न्यूक्लियाई आपको नहीं मिलेगा, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा या इस बेस पे होगा, है ना, जनरली बेस पे रहता है। तो ये डिफरेंस रहता है क्यूबॉइडल और कॉलमनार के अंदर। शेप में तो फर्क है ही, क्योंकि क्यूबॉइडल क्यूब लाइक है, कॉलमनार इलोंगेटेड है, लेकिन साथ ही साथ न्यूक्लियाई की क्या कहते हैं, शेप में भी देयर इज अ डिफरेंस। तो मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि क्यूबॉइडल और कॉलमनार के अंदर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं एक जनरलाइज बात करूं कि भाई सीधा सीधा क्यूबॉइडल एपिथेलिया या कॉलमनर एपिथेलिया, तो दोनों के अंदर वैरायटी रहती है। वैरायटी इन सेंस, अगर आप क्यूबॉइडल देखो या कॉलमनर देखो, दोनों के अंदर आपको ये सीलिया मिल सकते हैं। जब क्यूबॉइडल के अंदर सीलिया होते हैं तब बोलते हैं क्यूबॉइडल सिलिएटेड, जब कॉलमनर के अंदर सीलिया होते हैं तब बोलते हैं कॉलमनर सिलिएटेड। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जैसे कॉलमनर का मॉडिफाइड वर्जन है ना, कौन सा, ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, जिसमें न्यूक्लियाई ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। तो ये जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है इसके अंदर भी सीलिया होता है, तो फिर हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलिया। अब क्योंकि स्यूडो स्ट्रैटिफाइड भी एक कॉलमनर कॉलमनर का मॉडिफिकेशन है, तो उसको हम सिलिएटेड कॉलमनर या सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक वैरायटी आपको मिल जाएगी सिलिएटेड एपिथेलिया की। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि सिलेटेड एपिथेलिया कहाँ मिलेगा। भाई आपको याद तो यही रखना है ना अल्टीमेटली कि एपिथेलिया कहाँ मिलता है, लोकेशन ही क्वेश्चन आता आता। तो अब ये सारी फिजियोलॉजी आप जानते हो। अब सिलेटेड एपिथेलिया कहाँ होता है, कहाँ का जवाब मिलेगा, क्या करता है, आप क्या करता है जान लीजिए, आपको कहाँ मिलता है समझ में आ जाएगा। अब करता क्या है, सिलेटेड एपिथेलिया का काम क्या है। सिलिया आपको पता है कि इट इज अ माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा है कि सिलिया, फ्लैजिला, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स, चलो स्पिंडल को भी छोड़ देते हैं, सिलिया एंड फ्लैजिला,
ये दोनों के स्ट्रक्चर सेम रहते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफेरी पे होते हैं, 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर पे होते हैं। ठीक है, तो 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना हुआ ये स्ट्रक्चर होता है सिलिया और फ्लैजेला। और सिलिया ऑफ कोर्स बीट करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं, एटीपी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और बीट करते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाइपर की तरह मूव करते हैं। और जब ये वाइपर की तरह आगे पीछे मूव करते हैं तो आसपास की चीजों को मूव कराते हैं। भाई सिलिया का यही फंक्शन है, बॉडी के बाहर होगा तो बॉडी को मूव कराएगा, बॉडी के अंदर होगा तो चीजों को मूव कराएगा। पैरामीशियम, वर्टिसेला, ठीक है, बैलेंसीडियम, ठीक है, प्लानेरिया, ठीक, टीनोफोरा, ठीक, इन सब में सिलिया है बॉडी के बाहर। भाई पैरामीशियम में है, ठीक है, वर्टिसेला में है, वर्टिसेला अगेन प्रोटोजोन है, ठीक है। इसके अलावा प्लानेरियंस, ठीक है, द प्लैटीहेलमिन्थस, टीनोफोरा, इन सब की बॉडी के बाहर सिलिया है। सिलिया बीट करता है, ये आगे बढ़ते हैं, इनका मोड ऑफ लोकोमोशन है वो। ठीक है, और बॉडी के अंदर सिमिलरली जब सिलिया रहता है तो चीजों को मूव कराता है। भाई मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपका जो लूप ऑफ हेनले, अब लूप ऑफ हेनले क्या है आपको पता है कि लूप ऑफ हेनले यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से दिखाया हुआ है, ऊपर से नीचे दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअली ओ सॉरी, सही है, माय माय बैड, ये लूप ऑफ हेनले दिखाया हुआ है। जो ये जो लूप है इसमें फिल्ट्रेट मूव करता है, पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। अब फिल्ट्रेट जो मूव कर रहा है नीचे से फिर ऊपर आ रहा है, तो बट ऑब्वियसली बात है वो अपने आप आएगा नहीं, कुछ फोर्स है। तो ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर आपको सिलिएटेड एपिथेलियम मिल जाएगा जो बीट करेगा और इजिली चीजों को क्या कराएगा, मूव कराएगा ऊपर की तरफ। तो नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले एक बेहतरीन एग्जांपल मिल जाता है हमें क्यूबॉइडल सिलिएटेड के लिए। भाई सिलिएटेड है, स्पेसिफिकली बोले तो क्यूबॉइडल, आपसे स्पेसिफिकली तो नहीं पूछेगा वो, आपसे जनरली पूछेगा, ठीक है ना। तो सिलिएटेड एपिथेलियम आपको लूप ऑफ हेनले में मिल जाता है। अच्छा, और कौन सी जगह जहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम मिलेगा? सिलिएटेड एपिथेलियम का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब कि आपका जो आपका ये है क्या कहते हैं उसको, आपका जो यहाँ शायद डायग्राम स्किप हो गया, कोई बात नहीं। आपका जो ये है पूरा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पूरे के पूरे नेजल चैम्बर की, ठीक है ना, आपके नाक के अंदर जो चैम्बर है नेजल चैम्बर, इवन आपका जो बेसिक थोरैक्स है, ठीक है, वहां पर एपिथेलिया रहता है, द कॉलुमनार सिलिएटेड एपिथेलिया। अब वहां पर सिंपल कॉलुमनार भी रहेगा और स्यूडो सर्टिफाइड कॉलुमनार भी रहेगा, लेकिन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, पूरा सिलिएटेड होगा। अच्छा, सिर्फ सिलिएटेड नहीं होगा, वहां पर गॉबलेट सेल्स भी होंगे, यानी म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी होंगे आपके पूरे नाक के अंदर और पूरे आपके फायरिंग्स वाले रीजन के अंदर। अच्छा, अब आपको ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि जब आप सांस लेते हैं तो बहुत सारे ना पैथोजेंस, डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, ये सब भी आप लेते हो भाई, जो भी एयर में प्रेजेंट होगा वो आप सांस में जाएगा ही। अब ये सारी चीजों को ना आपको ग्रास्प करना पड़ता है, आप उसको चिपका लेते हो। चिपकाते कैसे हो? बाय द रिलीज ऑफ म्यूकस, ठीक है। अब म्यूकस कौन रिलीज कर रहा है, वो भी रिलेटेड है। म्यूकस रिलीज करने वाले गॉबलेट सेल्स हैं, जो कि एक तरीके के यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं, कुछ इस तरीके के ग्लैंड्स रहते हैं जो म्यूकस रिलीज करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने तो रिलीज कर दिए म्यूकस, चिपचिपा सा म्यूकस। अब उस म्यूकस में पैथोजेंस वैथोजेंस क्या होगा, ट्रैप हो गए। अब सिर्फ ट्रैप करना हमारा फंक्शन थोड़ी है, ट्रैप करके तो वहीं वहीं पे रह जाएंगे। तो हमने थोरैक्स में क्या रखा हुआ, सिलिएटेड एपिथेलिया। सिलिया ब्रीथ करता है और उसी म्यूकस के ट्रैप पार्टिकल्स को मूव करता है टुवर्ड्स द बकल कैविटी, यानी आपके मुंह की तरफ। अब आपके मुंह में वही पैथोजन सेल्जम यानी बलगम की फॉर्म में या सम अदर फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। अब आप उसको स्पिट आउट कर सकते हो, बॉडी से बाहर निकाल सकते हो स्पिट करके। तो ये चल रहा है कि भाई पहले म्यूकस रिलीज हुआ, उसने पैथोजेंस को ट्रैप कर लिया, फिर आपके सिलिया ने बीट किया और पैथोजेंस को आपके बकल कैविटी पे ले गया और आपने उसे स्पिट आउट कर दिया। तो इस तरीके की चीजें चल रही हैं, ठीक है। और आपका, आप अगेन कह सकते हो आपका जो रेस्पिरेटरी एपिथेलिया है वो कैसा रहेगा, सिलिएटेड रहेगा, ठीक है। कौन से वाला, तो आप बोल सकते हैं कॉलमनार सिलिएटेड। कॉलमनार सिलिएटेड का एक और बेहतरीन एग्जांपल है, वो है फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पहुंच गए हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। अब आपको पता है, अगर 12th क्लास के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्पर्म और एग फर्टिलाइज करते हैं। कहाँ करते हैं? फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ करते हैं? एम्पुला में करते हैं, ठीक है, एम्पुलरी रीजन में करते हैं।
अब एम्पुलरी रीजन, ठीक है ना, से यूट्रस तक का जो सफर है वो पूरा फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट को तय करना पड़ता है। मतलब जाइगोट बनता कहीं ना कहीं एम्पुला में है, और उसको फिर चलते फिरते आना पड़ता है यूट्रस तक। अब जब वो चलते फिरते यूट्रस तक आता है तो वहां पर दो चीजें, अब वो दो चीजें इंपॉर्टेंस की क्या है? वो दो चीजें इंपॉर्टेंस की ये है कि पहला तो उसको सही डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। भाई वो एम्पुला में खड़ा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एम्पुला से निकल के नीचे या एब्डोमेन की तरफ चला जाए। समझ रहे हो? मतलब एम्पुला से इस्टमस गया, ठीक है ना, और फिर इन्फांटिबुलम से फ्रॉम द ऑस्टिन या ओपनिंग बाहर निकल गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट में टुवर्ड्स द यूट्रस मूव करे, तो टुवर्ड्स यूट्रस में मूव कर सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो कौन है जो फैसला करेगा कि वो यूट्रस की तरफ ही जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, मतलब पीछे नहीं जाएगा, आगे ही जाएगा? इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला करेंगे सिलिया। सिलिया बीट कर करके उसको डायरेक्शन देते हैं कि तुमको आगे की तरफ ही जाना है। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन दे रहे हैं सिलिया, और मूवमेंट के लिए जो फोर्स है वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है द मस्कुलर टिश्यू। भाई जैसे यूट्रस के अंदर मायोमेट्रियम में रहता है, यूट्रस की तीन लेयर होती है, द एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, बाहर वाली पेरीमेट्रियम। तो जैसे यूट्रस के अंदर बीच वाली लेयर मायोमेट्रियम है, वैसे फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी एक लेयर होती है मस्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ऐसा उसका ऑर्डर रहता है। जैसे आपके ईसोफेगस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर होती है, आपके क्या कहते हैं इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, तीन ऐसे होती है, तीन लेयर्स होती हैं। अब ये तीनों लेयर्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, वेव जनरेट करती हैं। उस वेव से जाइगोट मूव करता है, लेकिन डायरेक्शन कौन दे रहा है? सीलिया। तो आपने क्या समझा कि सिलेटेड एपिथेलिया हर उस जगह पे है जहां पर चीजों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना हो, चाहे वो फिल्ट्रेट हो इन द नेफ्रॉन, ठीक है, जिसको बाद में यूरिन बनना है, चाहे वो एग हो, चाहे जिसको बाद में फीटस बनना है, या चाहे वो म्यूकस में ट्रैप्ड पैथोजेंस हो, इन सबके डायरेक्शनल मूवमेंट कौन करता है? सीलिया करता है। अरे ये बात समझ में? अच्छा, इतना ही नहीं, अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स की फ्रॉम एपिडिडाइमस टू द यूरिथ्रा, ठीक है ना, तो वहां पे भी सिलिया ही रोल प्ले कर रहा है, वहां भी सिलिया का रोल है। ठीक है, तो सिलिया आपको कई जगह मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द सिलिया। ठीक है, सिलेटेड एपिथेलिया आपको मैंने इंपॉर्टेंट लोकेशंस बता दी कहाँ कहाँ मिलेगा। और अगर स्पेसिफिकली याद रखना हो तो याद रखना कि क्यूबॉइडल वाला मिलेगा आपको नेफ्रॉन में, और कॉलमनार वाला मिलेगा आपको फैलोपियन ट्यूब में। दोज आर द बेटर एग्जांपल्स। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है कि एक बेसिक सा मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है कि भाई एक स्ट्रक्चर में एक ही तरीके का एपिथेलिया होगा, ऐसा नहीं है। आपको एक ही स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग तरीके के एपिथेलिया मिल सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल नेफ्रॉन है। वहां पे आपको सिलेटेड भी मिलता है, ब्रश बॉर्डर में मिलता है, स्क्वामस भी मिलता है ना? तो एक ही स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग किस्म के एपिथेलिया हो सकते हैं, और उनके अपने अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं। तो कोई भी एक ऑर्गन या एक स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक का एग्जांपल नहीं रहेगा, वो कईयों का एग्जांपल हो सकता है। और अगर मैं कुछ स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पर क्या वो काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो मेरे को आपको बताना है वो है, डिस्कस करना है मुझे, ये जो आप देख रहे हो ये है ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया, जिसका बॉर्डर ब्रश लाइक होता है। इसमें एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है इनको सीलिया बोल दिया जाता है, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली सीलिया से अलग है। ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। ये विलाई की फॉर्म में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विलाई, और क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो मैं इन्हें हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो ये माइक्रोविलाई है, और ये पूरा एपिथेलिया जिसके पास ये माइक्रोविलाई रहता है, इसको हम बोल देते हैं दी ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया, क्योंकि इसका बॉर्डर कैसा है? ब्रश जैसा है। क्योंकि ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया आपको हर फॉर्म में मिल जाएगा, आपको एक क्यूबॉइडल फॉर्म में मिल जाएगा, आपको कॉलमनार फॉर्म में मिल जाएगा। अच्छा, अगेन इम्पोर्टेंट, क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इट्स वेरी सिंपल, कि अगर एक पर्सन है, ठीक है,
उसको मैं बोलूं कि भाई तुम जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करो, एक हम वो उसकी वो स्पीड कैलकुलेट करें, और फिर उसी पर्सन को मैं बोलूं कि तुम सेम रास्ते को ऐसे ट्रैवल करो। ठीक है। तो बट ऑब्वियसली बात है, दोनों ने डिस्प्लेसमेंट तो सेम किया है, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो जो बी पर्सन है उसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया है। अब क्योंकि उसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया है, और तो ऑफकोर्स से बात है उसको टाइम भी ज्यादा लगा होगा, अगर स्पीड मैं कांस्टेंट मान लूं तो। अब उसको अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, तो वही आपकी बॉडी में हो रहा है, जहां पर भी ब्रश वाटर एपिथेलिया आ गया वहां पर चीजों को मूव करते हुए टाइम लग रहा है, इट्स टेकिंग मोर टाइम। एंड व्हेन इट्स टेकिंग मोर टाइम, ठीक है, अब वो ज्यादा टाइम ले रहा है, तो अब क्योंकि चीजों को मूव करते हुए टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप यहाँ आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है चीजों को यहाँ खींचने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। आ रही बात समझ में? तो जहां पे चीजों को मुझे खींचना होता है, ठीक है, या फेंकना होता है, आ रही बात समझ में? भाई एक जगह से खींचूंगा दूसरी जगह फेंकूंगा, ये चल रहा है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपके इंटेस्टाइन में बात करूं, एलिमेंट्री कैनाल में बात करूं, तो भाई मैंने अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करूं तो वापस से डाइजेशन की बात करते हैं। हम स्टार्च लेके आए माउथ से, बकल कैविटी से, उसे डाइजेस्ट किया हमने लेट्स से माल्टोस में। माल्टोस स्टमक में तो डाइजेस्ट हुआ नहीं, पर पहुंचा आपके इंटेस्टाइन में। माल्टोस को ब्रेक किया ग्लूकोज में, ग्लूकोज को मेरे को एब्जॉर्ब करना है। तो जो कैविटी है ल्यूमन है, ल्यूमन में वो डाइजेस्ट हो गया पूरी तरीके से, ठीक है ना। अब ल्यूमन में डाइजेस्ट होने के बाद, ठीक है, वो जाएगा ल्यूमन के एपिथेलियम। सर बीच बीच में आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्रैक हो जा रही है। ल्यूमन के एपिथेलियम में जाने के बाद वो, वो एपिथीलिया से सीधा मूव करेगा ब्लड कैपिलरी में। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जितना ज्यादा यहाँ पर ये कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होंगे, उतना ज्यादा मुझे टाइम मिल जाएगा एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी मैं एब्जॉर्प्शन की बात करता हूँ एलिमेंट्री कैनाल में, तो वहां पर मैं कौन सा एपिथेलिया रखता हूँ? वहां मैं रखता हूँ द ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया, ताकि मुझको टाइम ज्यादा मिले। मैं वापस आपको एक बार जरा अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, यहाँ पर एक फ्लैश पेज, कि हमारे पास ये लास्ट क्या समझ में आया?
2 मिनट वेट करो, आ रहे हैं सर। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है? यस, यस सर। हाँ सर, अब यस आ रही है। सर। पहले आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्रैक हो रही थी। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने लास्ट कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया आपको? क्या मतलब लास्ट टाइम कहाँ क्लियर आवाज आ रही थी? क्या समझा आपने? वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। मेरे को सर ब्रश बॉर्डर तक आई थी, उसके बाद पूरा म्यूट हो गया था। अच्छा, ठीक है। और कोई ऐसा है जिसको ब्रश बॉर्डर से पहले डिस्टरबेंस आने लग गई हो और ना समझ में आया हो? ओके, तो कोई ऐसा है जिसको जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में ना आ रहा हो, या कुछ इशू आ रहा हो, या कोई डाउट वगैरह हो कुछ स्पेसिफिक अभी तक के पढ़ाए हुए में, फिर मैं वापस से स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ओके, चलिए, जो बात कर रही थी वो अ, वापस से आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन। आई सपोज आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है क्या? यस सर। यस सर। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन में ना आपको जैसे ये जो ल्यूमन है, स्पेस है, लेट्स से, है ना, यहाँ पर तो आपका होना है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। उसके बाद अगर आप बात करें, अगर आपको अगर सिंपली मैं बताऊं तो यहाँ पर अगर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अगर होना है तो हमारे पास यहाँ पर ये एक एपिथेलियल टिश्यू भी है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास यहीं पर वी ऑल्सो हैव द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे ब्लड रहेगा, ठीक। तो अगर मेरा मेरा अल्टीमेटली मेरा मोटो क्या है? मेरा मोटो जो है वो ये है कि मैं चीजों को उठाकर यहाँ पे जो चीजें डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब हुई हैं उनको पहले यहाँ लेकर जाऊं और फिर अल्टीमेटली यहाँ लेकर जाऊं, ठीक है। तो जितना ज्यादा यहाँ पर मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा मैं एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर कौन सा एपिथेलिया रखा हुआ है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया रखा हुआ है। स्पेसिफिकली कौन सा? कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया, ठीक है। ये आपके एलिमेंट्री एनालिसिस में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, अब आपको ये पता है कि जब हम ब्लड में चीजों को पहली बार लेके जाते हैं तो हम उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, लेकिन ब्लड से ही चीजों को लेके जब वापस ब्लड में देते हैं तो हम उसको री एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और री एब्जॉर्प्शन आपके नेफ्रॉन में होता है, ठीक है ना। भाई नेफ्रॉन में क्या होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट मैं वापस से रिवाइज कराऊं तो नेफ्रॉन में कुछ नहीं होता, बस क्या होता है, बॉमस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस से बहुत सारा फिल्ट्रेट आ जाता है। भाई जो भी चीज आया, सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, है ना, ग्लूकोज, जितनी भी चीजें आती हैं फिल्ट्रेट के अंदर, वो सारी कहाँ से आई हैं? भाई ब्लड से आई हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आई हैं। अब उसके बाद आपके प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन सभी में क्या रहता है कि जो चीजें हमें यूरिन में नहीं निकालनी, या जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसको हम यूरिन में वेस्ट नहीं कर सकते, उन सबको वापस ब्लड में ले जाना। अब ब्लड से लिया तो ब्लड में वापस लेके जा रहे तो हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। और रीएब्जॉर्प्शन जहां पर हो रहा है वहां पर हमारा जो एपिथेलिया रहेगा वो कौन सा रहेगा? ब्रश बॉर्डर, जैसे कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आपको ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए नेफ्रॉन के कॉन्सेप्ट में कि जो रीएब्जॉर्प्शन है ना, वो मैक्सिमम मैक्सिमम रहता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, इसलिए वहां का एपिथेलिया कौन सा रहता है? द ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पर हो। ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया आपको थोड़ा बहुत आपको लूप ऑफ हेनले में भी मिल जाएगा, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन थोड़ा सा वहां पे भी होना है। एंड ऑफ कोर्स डीसीटी में भी मिल जाएगा, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन वहां पे भी होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन।
तो कॉन्सेप्ट ये है कि रीएब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए आपको कौन सा एपिथेलिया है, द ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया, क्यूबॉइडल वाला नेफ्रॉन में, कॉलमनर वाला एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये बात हुई आपके ब्रश बॉर्डर की, ठीक है, और ये बेसिक बात हुई आपके एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक। ओके, अच्छा, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ एपिथेलिया के बारे में। आप याद रखना कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, कंपैक्टली पैक्ड होता है। कंपैक्टली पैक्ड का मतलब उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होती हैं। दूसरा, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आपको जनरली बहुत सारी जंक्शंस मिल जाएंगी। एक्चुअली जंक्शन का मैंने स्लाइड ऐड किया था, आई सपोज शायद वो सेव नहीं हुआ। तो जंक्शंस के बारे में ना हम एक काम करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो अभी जंक्शन वाला टॉपिक में आप समझ लीजिए एक बार के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ। तो जंक्शन वाला टॉपिक बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जंक्शन रहती है एपिथेलियम में। एक आइडिया के लिए बता देता हूँ, इस डायग्राम में थोड़ा सा नजर आ रहा है कि हमारे पास दो एपिथेलियम में जंक्शंस होती हैं। इट कैन बी द एडहेरिंग जंक्शंस, एग्जांपल डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स आर एग्जांपल ऑफ एडहेरिंग जंक्शंस, जो जो दो सेल्स को चिपका के रखती हैं। ये वही जंक्शंस हैं जो सेल को सेल से अच्छे से एडहेयर करके चिपका के रखी हुई हैं, जो वीक हो जाती हैं किसमें, मेटास्टैटिक ट्यूमर्स के अंदर। पता ना आपको कि कैंसर जब होता है तो कुछ एक तरीके का जो कैंसर है, या स्पेसिफिकली जिसको हम कैंसर बोलते हैं, जो वो फैलता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। मतलब कैंसर के सेल्स निकल निकल के ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन में भी जाते हैं, इसको बोलते हैं मेटास्टैसिस, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाना। तो वहां पर वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो एक जगह से टूट रहे हैं। मतलब वहां पे जो एडहेरिंग जंक्शन है क्या हो गई है, कमजोर हो गई हैं। अब मैं इसको सेल बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट में बात करूं कि एडहेरिंग जंक्शन है क्या भाई, प्रैक्टिकल है क्या। तो एडहेरिंग जंक्शंस अगर मैं बात करूं क्लास 11 के टॉपिक्स के हिसाब से, तो एडहेरिंग जंक्शन का साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन आपके तीन तरीके के होते हैं। वन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, जिसमें आपके स्पिंडल्स आते हैं, सिलिया आते हैं, फ्लैजेला आते हैं, ठीक है ना, एस्टर्स आते हैं, ठीक, ये सब होगा आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरे आते हैं माइक्रोफिलामेंट, सबसे छोटे वाले, एक्टिन मायोसिन, जो आपके कॉन्ट्रैक्शन में जरूरी है, ठीक है ना, जो आपके ये साइटोकाइनेसिस में जरूरी है। सेल का जो भी इंटरनल मूवमेंट हो रहा है या कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, या वो सबके लिए जो जरूरी है। अमीबा का सूडोपोडियल मूवमेंट हो रहा है या डायपेडेसिस हो रहा है डब्ल्यूबीसी का, इन सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, द माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन, द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। और फाइनली आपका तीसरा आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जिसमें मेनली केराटिन लाइक प्रोटीन आता है, या केराटिन ही आप समझ लीजिए, केराटिन की कैटेगरी आती है। तो वो वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली क्या बना रखे हैं, जंक्शंस बना रखे हैं। तो जो सेल टू सेल जंक्शंस होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाले इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रहते हैं। आ रही बात समझ में, क्लियर पॉइंट। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ साइटोस्केलेटन जो दो सेल्स को आपस में चिपका के रखा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जंक्शंस की, तो जंक्शन में एक तो हो गई एडहेरिंग, और दूसरी जंक्शन इंपॉर्टेंट में अगर डिस्कस करें तो गैप जंक्शन होती हैं। अब गैप जंक्शन बहुत ही सिंपल है कि भाई एक दो सेल्स हैं, और उन दो सेल के बीच में, लेट्स से ये दो सेल है, मैंने ग्रीन से बनाए, और इन दो सेल्स के बीच में आप क्या करो, आप एक टनल बना दो। ये आपने टनल बना दी, क्लियर पॉइंट। अब इस टनल आपने जब ये बनाई यहाँ पर, इसको मैं वापस से एक बार बनाता हूँ। लेट्स से आपने सेल लिया पहले तो, ठीक है, ये एक सेल हो गया, और ये हो गया दूसरा सेल, ये यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका दूसरा सेल, फाइन। और आपने क्या किया, बीच में एक टनल बना दिया, ये, ठीक है। अब टनल अगर मैं बताऊं तो कॉनेक्सिन प्रोटीन से बना हुआ है, खैर। अब इस टनल की वजह से क्या हो रहा है, इस टनल की वजह से आप यहां से कुछ भी यहां पहुंचा सकते हो, यहां से कुछ भी यहां पहुंचा सकते हो। इजी मूवमेंट है किसका, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का भी, बिग मॉलिक्यूल्स का भी। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इसको यहां से यहां जाना है ना, तो ये बिना टनल के भी जा सकता है भाई, यहां से यहां डिफ्यूज हो, ठीक है, और फिर अगले सेल में डिफ्यूज कर जाए। जैसे आप ये एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं,
मतलब ह्यूमन से एपिथीलिया में आया, एपिथीलिया से वो ब्लड कैपिलरी के एपिथीलिया से होता है वो ब्लड में आ गया, मूवमेंट तो वो भी है। तो गैप जंक्शन के बिना भी मूवमेंट हो सकता है। तो फिर गैप जंक्शन का क्या फायदा है? तो गैप जंक्शन का फायदा ये है कि मूवमेंट की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको डिफ्यूज नहीं करना, आपको बस सिंपली मूव कर जाना है एक सेल से दूसरे सेल में। आ रही बात समझ में? तो जो रैपिड ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें उसको फैसिलिटेट करता है द गैप जंक्शन। ठीक है। और आखिरी जंक्शन होती है द टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करती है ना, अगर मैं वापस यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, तो टाइट जंक्शन क्या है कि लेट्स अज्यूम कि टाइट जंक्शन, लेट्स से एक सेल हमारे पास यहाँ पे है और दूसरा सेल यहाँ पर है, और दोनों के बीच में हमारे पास लेट्स से जो जंक्शन है वो कौन सी है? द टाइट जंक्शन। ये यहाँ जोड़ देते हैं ये। तो टाइट जंक्शन क्या है कि एक प्रोटीन है अगेन, और आना जाना रुक देते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये मूवमेंट का हिंड्रेंस का फायदा क्या है मेरे को, टाइट जंक्शन का मुझे क्या फायदा है? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टाइट जंक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल आता हूँ बैरियर्स बनाने में, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर है कि भाई ब्लड या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दोनों ही न्यूरॉन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है ना भाई, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो फ्लो करता है ब्रेन के अंदर वो न्यूरॉन्स के पास डायरेक्टली नहीं आता, बीच में हमारे पास सेल्स होते हैं और वो सेल्स क्या बनाते हैं? टाइट जंक्शन बनाते हैं कि भाई जो भी आएगा ऐसे निकल के नहीं आ जाएगा, सबको डिफ्यूज होके ही आना पड़ेगा ताकि हम एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म, रिक्वायरमेंट मैकेनिज्म लगा सकें। तो आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वहां पे क्या है? टाइट जंक्शन है। तो किसकी टाइट जंक्शन है? एस्टेरोसाइट्स की। एस्ट्रोसाइट्स क्या है? दे आर हेल्पिंग सेल्स इन नर्वस टिश्यू, जिसको हम न्यूरोग्लियल सेल्स भी बोलते हैं। अब बताया कि न्यूरॉन्स आर मेड अप ऑफ टू सेल्स, वन इम्पल्स ट्रांसमिशन करने वाले न्यूरॉन्स नर्वस टिश्यू में, और दूसरे नर्वस टिश्यू में होते हैं द हेल्पिंग न्यूरोग्लियल सेल्स, जिसमें एस्ट्रोसाइट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी टाइट जंक्शन बनाती है ब्लड ब्रेन बैरियर। अच्छा, सिर्फ ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं, हमारे पास हो जाता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बहुत जरूरी है कि भाई सर्टोली सेल्स जो आपके फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं वो भी टाइट जंक्शन बनाते हैं, एडहेयर करके रखते हैं, ताकि कोई भी ब्लड का पार्टिकल्स या ब्लड के कॉम्पोनेंट्स डायरेक्टली ग्रोइंग स्पर्म्स के पास ना पहुंचे। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रोइंग स्पर्म्स 13 साल की एज के बाद बने, आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ एज। अब क्योंकि वो 13 साल की उम्र के बाद बने, मतलब वो तब बने जब हमारा इम्यून सिस्टम पहचान चुका है कि बॉडी के सेल्स कौन से और दूसरे सेल्स कौन से। भाई बचपन में पहचान किया था बॉडी के सेल्स कौन से और दूसरे सेल्स कौन से, किस पर अटैक करना है किस पर अटैक नहीं करना। स्पर्म सेल आए 13 साल बाद, तो भाई बॉडी के लिए तो बाहर के सेल्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ब्लड के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज हो जो जाके स्पर्म को डिग्रेड करते हैं, विच इज वन ऑफ द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी इन सम पीपल। तो वहां पर ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाना है, तो कौन बना रहा है? सर्टोली सेल्स। कैसे बना रहे हैं? टाइट जंक्शन से। तो टाइट जंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग बैरियर्स। एडहेरिंग जंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एडहेरिंग द स्ट्रक्चर, दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखने के लिए। एंड गैप जंक्शंस बहुत जरूरी है रैपिड ट्रांसफर के लिए। किन्हीं दो सेल के पास ये तीनों हो सकती हैं, कोई एक हो सकती है, कोई दो हो सकती है, कैसे भी रह सकता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी रहती है एपिथेलियल टिश्यू की कि जनरली इनमें सेल टू सेल जंक्शन नजर आती हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के पास ही जंक्शन हो ना, मसल्स के पास भी जंक्शन होती हैं। ठीक है ना, कोई भी टिश्यूज जहां पर सेल्स कंपैक्टली पैक्ड है, आपस में क्लोज है, वहां पे जंक्शन रहेंगी। ठीक है ना भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्मूथ मसल्स की बात करूं, तो स्मूथ मसल में कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स ऐसी होती है जो एज अ सिंगल यूनिट काम करती है कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मैं भी कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगी तो तू भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। आप कार्डिक मसल्स में भी देख सकते हैं, आप स्मूथ मसल में भी देख सकते हैं कि एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और जहां पे एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वहां पे जंक्शन रहना जरूरी है। स्पेसिफिकली कौन सी? गैप जंक्शन। बल्कि जो कार्डियक मसल्स के अंदर जो ब्रांचेस आप देखते हो, अगर मैं बात करूं कार्डिक मसल्स की बात चली रही है, तो अगर कार्डिक मसल्स की हम थोड़ी सी बात करें तो कार्डिक मसल्स के अंदर आप जो ब्रांचेस ऑब्जर्व करते हो, हियर वी गो, ये कार्डिक मसल्स में एक्चुअली ब्रांचेस ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ गैप जंक्शन। दिस इज अ काइंड ऑफ देयर आर गैप जंक्शंस। ठीक है, तो ये एक तरीके की गैप जंक्शंस ही रहती हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जंक्शंस अदर टिश्यूज में भी हो सकती है, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है, कौन?
डी जंक्शंस। खैर एक 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 दो डायग्राम और देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में जंक्शंस का, क्योंकि मैंने एक डायग्राम इंटरेस्टिंग सा डाउनलोड किया था, वो शायद मिस हो गया या शायद सेव नहीं हुआ। खैर, तो आपको एपिथीलिया समझ में आ गया है, सिंपल एपिथीलिया क्लियर है आपको। अच्छा, कंपाउंड एपिथीलिया की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर हम कंपाउंड एपिथीलिया की बात करें तो कंपाउंड एपिथीलिया की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इसमें मल्टीपल लेयर्स रहती है, ठीक है ना। एक लेयर ना होकर मल्टीपल लेयर्स होगी तो कंपाउंड बोलेंगे। अब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ। कंपाउंड एपिथीलिया आपको दो तरीके का होता है, एक स्ट्रैटिफाइड। अब आपको डिफरेंस बताता हूँ। स्ट्रैटिफाइड क्या है ना, इसमें मल्टीपल लेयर्स है, बहुत सारे लेयर्स है, लेयर्स ही लेयर्स है, जैसे आपकी स्किन, ठीक है ना, बहुत सारे लेयर्स, तो वो हो गया स्ट्रैटिफाइड। अच्छा, एक होता है ट्रांजिशनल। अब ट्रांजिशनल में क्या है कि भाई एक तो बड़ी सी लेयर है, ठीक है, और फिर उसके बाद दो तीन ही, ज्यादा नहीं, तीन चार ही दूसरे लेयर्स हैं। ये वाला ट्रांजिशनल एपिथेलिया है। तो ट्रांजिशन में बहुत ज्यादा लेयर्स नहीं होती, ठीक है ना। भाई है तो दोनों ही कंपाउंड, एक से ज्यादा लेयर्स है, लेकिन ट्रांजिशनल में जैसे ये वाला ट्रांजिशनल, दिस इज ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल एपिथेलिया, और ये वाला है स्ट्रैटिफाइड, द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया। तो स्ट्रैटिफाइड में बहुत सारे लेयर्स हैं और ट्रांजिशनल के अंदर उतनी ज्यादा लेयर्स, जैसे स्ट्रैटिफाइड में बहुत सारे लेयर्स हैं, ट्रांजिशन में उतनी ज्यादा लेयर्स नहीं है। लेकिन ये रीजन नहीं है ट्रांजिशन को ट्रांजिशन बोलने के लिए। ट्रांजिशन को ट्रांजिशन बोलने की जो वजह है वो अलग है। मेरे को जरा स्पेस मिलेगी तो आई जस्ट टेल यू। एक मिनट, आप जस्ट एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हाँ, अब यहाँ पर आपको खाली स्पेस पड़ा है, यहाँ पे बात करते हैं। अब ट्रांजिशनल एपिथेलिया के साथ क्या ट्रांजिशनल, ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलिया। अब इसमें क्या खास बात होती है ना, कि इसके अंदर हमारे पास लेट से लेयर्स हैं। एक पहले मैंने बताया कि हमारे पास बड़ी सी लेयर है, बड़े बड़े सेल्स की, और फिर हमारे पास बहुत सारी दूसरी लेयर है। ट्रांजिशनल लेयर एपिथेलिया नॉट इन एनसीईआरटी, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको बता रहे कि ट्रांजिशनल एपिथेलिया का भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। अब इस ट्रांजिशनल एपिथेलिया में क्या होता है ना, ये स्ट्रेचेबल होता है, मतलब कि ये खिंच सकता है। अब खिंचेगा तो बहुत ही पतला हो जाएगा, ठीक है ना। थिकनेस क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी, लेयर अभी भी उतनी है, लेकिन स्ट्रेच होने के बाद ये कैसा हो गया, थिन हो गया। तो स्ट्रेचेबल है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करता है, अपनी पोजीशन कह रहा हूं, अपनी शेप चेंज करता है, मोटा भी है और एक्सटेंड होके पतला भी हो सकता है। मतलब तभी मैं बोल रहा हूँ ट्रांजिशन, एक शेप से दूसरी शेप में ट्रांजिशन करता है, इसलिए मैं इसको ट्रांजिशनल एपिथेलिया बोलता हूँ। मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल एक तरीके से, ठीक है ना, और कह सकते हो इलास्टिक है। अब ऐसा इलास्टिक एपिथेलिया मुझे कहाँ चाहिए, ऐसा इलास्टिक एपिथेलिया आपको मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर में। इसमें एक तो हो गया ब्लैडर, और एक हो गया ब्लैडर में आने वाला यूरेटर। तो यूरेटर एंड ब्लैडर के अंदर जो एपिथेलिया रहेगा वो कौन सा रहेगा, द ट्रांजिशनल एपिथेलिया। तो आप ये एक आइडिया याद रखेगा कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर है और जो यूरेटर है, दोनों के अंदर एपिथेलिया है। कौन सा, कंपाउंड। कंपाउंड में कौन सा, ट्रांजिशनल एपिथेलिया, विच इज काइंड ऑफ इलास्टिक एपिथेलिया, चेंजिंग या चेंजिंग ट्रांजिशन, ठीक है, या ट्रांजिस्टिंग फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। खैर, तो ये मैंने आपको अब ट्रांजिशनल एपिथेलिया बता दिया। अब अगले वाला आपके लिए जो कॉन्सेप्ट के लिए आता है, द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया। अब स्ट्रैटिफाइड में ना आपके पास अलग अलग तरीके का है, ठीक है ना। जो नॉर्मली स्ट्रैटिफाइड की हम बात करते हैं वो हम स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड की बात करते हैं। भाई उसमें टॉप लेयर जो है वो स्क्वामस की है। अब क्योंकि टॉप लेयर जो है तो बहुत सारे लेयर्स है ना, है तो देयर मल्टीपल लेयर्स, लेकिन जो सुपरफिशियल या टॉप लेयर है वो कैसी है, स्क्वामस। अब क्योंकि टॉप लेयर स्क्वामस है, इसलिए मैंने इस एपिथेलिया को स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस बोल दिया। अब इकलौता स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नहीं होता, स्ट्रैटिफाइड ट्यूबरकुलर भी होता है, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर भी होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली मिलने वाला है, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स में दिखता है, वो दिखता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। इसलिए हम जनरली
एनसीईआरटी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की बात करती है, जो आपको बट ऑब्वियसली मिलेगा कहाँ पे, स्किन में। जैसे ये डायग्राम स्किन का है, अब स्किन में देखिए, टॉप लेयर स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो किसकी बनी है, स्क्वामस एपिथेलिया की, ठीक है ना। फिर अल्टीमेटली धीरे 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 करते तक आपको बड़ी बड़ी क्यूब लाइक सेल्स भी नजर आएंगे, क्यूबॉइडल नहीं बोलते थे प्रॉपर्ली, क्यूब लाइक। तो इलोंगेटेड शेप, देखिए इलोंगेटेड शेप कम होती जा रही है, पहले ज्यादा इलोंगेटेड है, फिर थोड़ी कम इलोंगेटेड है, थोड़ी और कम इलोंगेटेड है, तो इस तरीके से स्किन की लेयर्स हैं। लेकिन टॉप लेयर क्योंकि स्क्वामस की है, इसलिए मैं उसको बोलता हूँ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट, अब आप ध्यान देखेंगे, अगर आप अपनी स्किन के ऊपर कोई रफ सी चीज को मूव करें, आप एक पेन है जो चलता नहीं है, उसको आपने स्किन पे मूव किया, तो आपको पता है कि उसमें से ना व्हाइट व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बाहर स्ट्रक्चर नजर आ जाता है, डैंड्रफ जैसा, ठीक है ना। और वो कुछ नहीं बल्कि क्या है, दैट इज एक्चुअली द केराटिन प्रोटीन। वो क्या है, केराटिन प्रोटीन है, क्योंकि स्किन क्या है, डेड सेल से बनी है, टॉप लेयर सेल्स कैसी है, डेड। और जब भी कोई सेल डेड हो जाता है ना, तो उसके अंदर केराटिनाइजेशन होता है, मतलब कि उसका बहुत सारे प्रोटीन केराटिन में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इसलिए जो डेड लेयर सेल्स हैं वो केराटिन में रिच होते हैं। तो स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो कैसी है, केराटिनाइज्ड है या डेड है, इसलिए स्किन को हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड, सॉरी केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया। अच्छा, तो जरूरी नहीं है कि जहां भी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया रहे वो केराटिनाइज्ड ही हो। भाई फॉर एग्जांपल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया वेजाइना के अंदर भी है, बकल कैविटी के अंदर भी है, वेजाइना और बकल कैविटी में भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया ही है, अगेन अनदर एग्जांपल। लेकिन फर्क क्या है, वहां पर जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया है, वहां पे टॉप मोस्ट लेयर डेड नहीं है, ठीक है ना। इसलिए वहां वो इसलिए वो इजिली मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, या इवन वहां पे वाटर के लिए परमेबल भी है इजिली, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो वेट कंडीशंस में रहेगा, मॉइस्ट कंडीशंस में रहेगा, और जिसमें केराटिन की लेयर नहीं होगी डेड, वो बकल कैविटी हो गया, वेजाइना एपिथेलिया हो गया, दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। और जो डेड वाला पार्ट है वो स्किन में एग्जांपल आ जाएगा, वो कैसा रहेगा, केराटिनाइज्ड। तो दो फॉर्म का आपको दिख जाएगा एपिथेलिया भी, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस भी, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड है। सर दैट इज ड्राई स्किन क्या होता है? द हाँ। ड्राई स्किन जैसे बोलते हैं, वो किस चीज की, उसमें भी केराटिन हुआ सर? नहीं नहीं नहीं, देखिए ड्राई स्किन और ऑयली स्किन वो अपोजिट्स हैं। ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन जो है ना, दैट दोज आर अपोजिट। वहां पे मैं ड्राइनेस की जो बात कर रहा हूँ, एक तो दो डिफरेंसेस हैं, एक तो सेबेशियस ग्लैंड का कंसंट्रेशन कम है, या वो उतने रिच नहीं है। जैसे कुछ स्किन होती है देयर ऑयली स्किन, मतलब सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्किन इज मोर ऑयली। और एक स्किन है जहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब क्या होता है ना, सेबेशियस ग्लैंड का फंक्शन समझो, सेबेशियस ग्लैंड वही काम कर रहा है जो आपके लिए, जो एक जीरोफिटिक प्लांट के लिए क्यूटिकल करता है, वैक्सी कोटिंग है, ट्रांसपिरेशन से हेल्प करता है। तो अगर लीफ से मॉइस्चर उड़ता है तो आपकी आपकी स्किन से मॉइस्चर उड़ता है। तो जिनकी स्किन ऑयली रहती है, ठीक है, वहां पे एक फिल्म आ गई ऑयल की, तो मॉइस्चर इजिली उड़ेगा नहीं, वो थोड़ा सा क्या रहेगा, वेट रहेगा, एक तरीके से मॉइस्ट रहेगा। लेकिन वहीं पर जिनकी स्किन ड्राई है, ड्राई क्यों है, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा नहीं, और सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा नहीं तो ऑयली कम। अब ऑयली कम है तो ऑयल की लेयर नहीं रहती, ऑयल की लेयर नहीं रहती तो मॉइस्चर इजिली उड़ जाता है, ठीक है ना। तो फिर उनको वैक्सीन वगैरह इजीली लगा कर रखनी पड़ती है, मॉइस्चराइजर लगा कर रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जनरल डिफरेंसेस है बिटवीन अ ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन। वो डिफरेंस एक्चुअली सेबेशियस ग्लैंड का है, जो उसकी ड्राइनेस और मॉइस्टनेस को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि अगर मैं सेम एग्जांपल दूं, मेबोनियन ग्लैंड आई में होता है, ठीक है ना। अब मेबोनियन ग्लैंड क्या करता है, आई में रहता है, एक ऑयल की फिल्म लगा देता है। अब ऑयल की फिल्म से क्या होता है, अगेन जो आई का जो मॉइस्चर है, या आई के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है, वो इजिली उड़ता नहीं है और वो मेंटेन रहता है, तो वो आइस को वेट रखता है। समझ में आ गया, तो वो सीबेशियस से लेना देना है। ये बात क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। सपोज आपको एपिथेलिया वाला पार्ट तो सारा ही क्लियर है, ठीक है। नहीं क्लियर तो आप मुझसे बाद में डाउट पूछ लीजिएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है उसमें। एपिथेलिया से आगे बढ़ते हैं, ग्लैंड्स पे चलते हैं। अब ग्लैंड्स की बात करूं तो आपके ग्लैंड्स के अगर हम बात करें कि मैं ग्लैंड्स की बात क्यों कर रहा हूं, मैं ग्लैंड्स की बात इसलिए कर रहा हूं, ठीक है, पहला ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में दिया इसलिए कर रहा हूं। दूसरा ग्लैंड्स की बात हम यहां पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
ग्लैंड्स आर रिलेटेड टू एपिथीलिया, एपिथीलिया से ग्लैंड्स बने हैं, मतलब, और उसको हम नाम देना चाहे तो बोल सकते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलिया। देखो नाम देने को तो कुछ भी देते हैं, जैसे पिगमेंटेड एपिथीलिया, ठीक है ना, जहाँ जो जिसमें पिगमेंटेशन है पिगमेंटेड एपिथीलिया, जो जो ग्लैंडुलर है वो ग्लैंडुलर एपिथीलिया। तो नाम तो खैर कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जो कुछ सेक्रीशन कर रहा है उसको हम बोल देते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलिया, ठीक है। अब अगर सेक्रीशन कर रहा है तो वो देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि एक ही सेल हो और वो एक ही सेल इंडिपेंडेंटली सेक्रीशन दे रहा हो। मैंने क्या बोला, एक ही सेल इंडिपेंडेंटली सेक्रीशन दे रहा हो। तो ऐसा अगर ग्लैंड है तो मैं बोल देता हूँ यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल बहुत ही सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स हैं। पहला सबसे बढ़िया एग्जांपल यूनिसेलुलर ग्लैंड में गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल क्या है? गॉबलेट सेल एक्चुअली कॉलमनार सेल ही होते हैं, ठीक है, एक तरीके से दे आर कॉलमनार सेल ओनली, लॉन्ग कॉलमनार सेल्स होते हैं और वो रिलीज करते हैं म्यूकस, ठीक है। अब सेल म्यूकस कैसे रिलीज करता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, म्यूकस कुछ नहीं बल्कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं गॉल्जी में मॉडिफाई हुए हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो रिलीज कर रहा है, चिपचिपे स्ट्रक्चर्स रिलीज कर रहा है, म्यूकस रिलीज कर रहा है, वो आपका म्यूकोसल एपिथीलिया हो गया। और म्यूकोसल एपिथीलिया जहां पे भी है वहां पर कौन है? गॉबलेट सेल्स। और गॉबलेट सेल्स एक सेल ही इकलौता इंडिविजुअली फंक्शन कर सकता है, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिसेलुलर ग्लैंड, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इकलौता ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ सेक्रेटिंग है। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर हम किसी भी ग्लैंड की बात करें तो सेक्रीशन तो सेल ही कर रहा है, तो फिर हर एक ग्लैंड यूनिसेलुलर हो गया। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम हर ग्लैंड को यूनिसेलुलर नहीं बोलेंगे, हालांकि सेक्रेशन सेल ही कर रहा है, लेकिन जो सेल इंडिविजुअली इकलौता बिना किसी दूसरे सेल की मदद में ओवरऑल सेक्रेशन में रिस्पॉन्सिबल है या ओवरऑल अपनी सेक्रेशन दे सकता है, ठीक है, जिसकी यूनिट वो एक इकलौता सेल पे जाके रुक सकती है, वहां पे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड। अच्छा, और एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आपके स्टमक में जी सेल्स होते हैं, जी सेल्स जो गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिन द हार्मोन, लोकल हार्मोन जो आपके लिए ऑक्जेंटिक सेल्स, पेप्सिनोजेन, ठीक है ना, ये सब रिलीज करवाएगा। तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करने वाले जी सेल्स हैं, दे आर अगेन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, तो मल्टी सेलुलर का एग्जांपल क्या है? आप मेजॉरिटी ऑफ जो ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी के वो मल्टी सेलुलर ही हैं, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप पैनक्रियास बोलो मल्टी सेलुलर है, आप थायराइड बोलो, पैराथायराइड बोलो, सेबेशियस बोलो, स्वेट बोलो, पैराटाइड बोलो, पैराटाइड बोलो, जो आप ग्लैंड का नाम लो, ठीक है ना, जनरली आपकी बॉडी के अंदर वो सारे के सारे कैसे हैं? मल्टी सेलुलर ग्लैंड। सो हमारी बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर ग्लैंड एंड सम आर यूनिसेलुलर एज वेल। ये डायग्राम याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आ जाता है पहचान लीजिएगा कि लेफ्ट वाला यूनिसेलुलर है और राइट वाला जो है वो कैसा है? मल्टी सेलुलर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे ग्लैंड्स को हम ऑल्सो क्लासिफाई करते हैं एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो अगर तो एक ग्लैंड सेक्रीशन दे रहा है डायरेक्टली आसपास वाले फ्लूइड के अंदर, अब वो आसपास का जो फ्लूइड है वो लिम्फ हो सकता है, वो टिश्यू फ्लूइड हो सकता है, जनरली ब्लड होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम ब्लड इवॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, तो हमारे टिश्यूज के आसपास ब्लड रहता है। तो वो ग्लैंड जो ब्लड के अंदर अपने सेक्रेशंस को दे दे और जो सेक्रेशंस ब्लड के थ्रू जाए जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, वो वाले ग्लैंड्स हो जाते हैं एंडोक्राइन। और उसके अपोजिट वो जो अपनी सेक्रेशंस या तो डायरेक्टली ऑन सबस्ट्रेट दे दे, ठीक है, जिसको उसको काम करना है, या बॉडी के बाहर दे दे, उसको हम एक्सोक्राइन बोल देते हैं। मैं दोनों एग्जांपल लेता हूं। अगर एक्सोक्राइन में बात की जाए डायरेक्टली ऑन सबस्ट्रेट की, तो लिवर का बाइल जूस, ठीक है भाई, डायरेक्टली आता है किसके ऊपर? फैट्स के ऊपर उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए। पैनक्रियास का पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द दिस एकिनार सेल्स, एसिनार सेल्स या किनार सेल्स, ठीक है, अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। तो जो एसिनार सेल्स हैं वो उनसे जो, या एसिनाए हैं उनसे जो पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली ऑन सबस्ट्रेट आ रहा है। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए? एक तरीके के एक्सोक्राइन सिक्रीशन के हो गए। अब बट ऑब्वियसली बात है कि अगर आप ब्लड के थ्रू नहीं जा रहे तो आपको कोई ना कोई ट्यूब रखनी पड़ेगी भाई। सब बट ऑब्वियसली बात है ना कि एक तो आपने ब्लड में दे दिया, ठीक है ना,
तो ब्लड ले गया जहां उसको ले जाना था, हर जगह ले गया जहां जहां ब्लड जा रहा है। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिकली जगह पे जाना है, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के पास पहुंचना है और ब्लड का इस्तेमाल नहीं करना, तो आपको पास अपनी एक ट्यूब होनी चाहिए, अपना एक रास्ता होना चाहिए जाने के लिए। तो जनरली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके पास ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम डक्ट्स बोलते हैं। तो जिसने बनाया वो ग्लैंडुलर पार्ट, और जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो डक्ट वाला पार्ट। तो जो डक्ट वाले ग्लैंड्स हैं उनको भी हम, इसलिए हम एक्सोक्राइन को डक्ट वाले ग्लैंड्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका, अब एग्जांपल लेते हैं बॉडी से बाहर वाले, सिबेशियस ऑयल वाले, सुडोरीफेरस स्वेट ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है ना, कॉपर्स ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बार्थोलियन, स्किनीज, ठीक है ना, लैक्रिमल, मेबोनियन, ये जितने सारे ग्लैंड्स के मैंने नाम लिए, ठीक है ना, ये सारे के सारे एक्सोक्राइन है, जिसमें से कुछ रिप्रोडक्शन में रिलेटेड है, जैसे कॉपर्स जिसको हम ये बल्बोयूरेथ्रल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर सेमिनल वेसिकल अगेन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोस्टेट, ठीक है ना, ये तीनों कैसे हैं, एक्सोक्राइन। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है तो बार्थोलियन, ठीक है ना, जिसको हम ग्रेटर वेस्टिबुलर भी बोलते हैं, और स्किनीज जिसको हम लेसर वेस्टिबुलर भी बोलते हैं। ये दोनों ग्लैंड्स कैसे हो गए, एक्सोक्राइन। फिर मैंने वो नाम लिया मेबोनियन, लैक्रिमल, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, आई में। एक 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 ये टीयर प्रोड्यूस कर रहा है लैक्रिमल, एक ऑयल की फिल्म लगा रहा है मेबोनियन। ये दोनों कैसे हैं, बोथ आर एक्सोक्राइन, ठीक है। फिर कान के अंदर सेरुमिन वैक्स रिलीज करने वाले ग्लैंड्स, ठीक है ना, वो भी कैसे हैं, एक्सोक्राइन। तो ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और एंडोक्राइन तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमारा पूरा चैप्टर पढ़ा है कि पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज, ये सब कैसे हैं, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं जिनको हम जनरली कंपाउंड ग्लैंड्स या हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स बोल देते हैं, जिनका सेक्रेशन एंडो एज वेल एज एक्सो दोनों रहता है। जैसे पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा तो एक्सोक्राइन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करेगा तो भाई एंडोक्राइन। सिमिलरली गोनाड्स, गोनाड्स अगर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे तो भाई एंडोक्राइन, क्योंकि हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। और अगर अगर बात करें फॉलिकल्स की या स्पर्म्स की, तो वो भी एक तरीके की सेक्रेशन है, अगर वो रिलीज कर रहे हैं तो भाई एक तरीके से कैसे हो गए, एक्सोक्राइन। तो गोनाड्स और पैनक्रियास से बेस्ट एग्जांपल है क्या बोलने के लिए, हेट्रोक्राइन बोलने के लिए, जो कि एंडोक्राइन है एज वेल एज एक्सोक्राइन है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। इसके अलावा ग्लैंड्स को मैं इस तरीके से और क्लासिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं स्पेसिफिकली एक्सोक्राइन पे आऊँ, डक्ट वाले ग्लैंड्स पे आऊँ, तो आई कैन ऑल्सो कैटेगराइज। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। तो एक बार रिपीट करना। एक तो पैन वो बताया आपने, पैनक्रियाज, इससे दूसरा क्या बताया आपने? क्या नाम है तुम्हारा? साजिद। साजिद। साजिद, एक तो पैनक्रियास हो गया, पैनक्रियास में इंसुलिन क्या है, एक तो वो तो हो गया एंडोक्राइन, है ना, और पैनक्रियाटिक जूस हो गया एक्सोक्राइन। ये तो हुआ पैनक्रियास की बात। टेस्टिस बोला मैंने, या गोनाड्स बोला मैंने, या मैंने ओवरीज बोला, टेस्टिस या ओवरीज। अब टेस्टिस की अगर हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन हो गया, या एंड्रोजन बोल लो, क्योंकि है ना, तो वो तो भाई हॉर्मोन्स हो गए, वो तो एंडोक्राइन हो गया। लेकिन टेस्टिस इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग एक तरीके से स्पर्म्स, वो भी तो उसका एक तरीके से सेक्रेशन ही है। स्पर्म क्या, स्पर्म इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सेक्रेशन ओनली व्हिच इट इज रिलीजिंग, ठीक है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बस इट्स एन काइंड ऑफ एन एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो, ठीक है। तो एक तो हम टेस्टिस को भी काउंट करते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड में। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? और एक ओवरी। यस सर। आगे बात करें। हाँ, टेस्टिस और ओवरी बोला मैंने। हाँ, तो अब बाकी ये एनसीईआरटी में नहीं है, एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ग्लैंड्स को ना मैं शेप में भी कैटेगराइज कर सकता हूँ। भाई ट्यूब लाइक हो सकते हैं, कॉइल्ड हो सकते हैं। अब आपने अगर स्किन का डायग्राम देखा हो तो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो कॉइल्ड होते हैं, तो कॉइल्ड हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, है ना। और कंपाउंड वर्ड हम उसके लिए भी यूज करते हैं जहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लैंड्स कैन बी ट्यूब लाइक, coiled, branched, compound in the form of tube,
ठीक है, तो उन्हें हम बोल देते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ठीक है ना। बाकी आपको ये स्लाइड मिल जाएगी, तो आप एग्जांपल देख सकते हो। मैं आपको ये स्लाइड सेंड कर दूंगा, आपको ये मिल जाएगी पीपीटी। तो इनके एग्जाम्पल नीचे लिखे भी हुए हैं, जो हमें याद नहीं रखने। सिंपल बोल दो, आपको याद नहीं रखने, इससे इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ग्लैंड्स अलग अलग तरीके की शेप में भी हो सकते हैं। ग्लैंड्स एल्व्यूलर शेप में भी हो सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अरे बात समझ में। तो एल्वुलर मतलब एल्वुलाई की शेप में, गोल मटोल। और ट्यूब लाइक, ट्यूब की शेप में भी हो सकते हैं। अच्छा, ग्लैंड्स दोनों का मिक्स भी हो सकता है, कि आधे ट्यूब लाइक और आधे एल्वुलाई लाइक। और इसका एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है ना। तो मेमरी ग्लैंड जो ह्यूमंस के हैं, ठीक है ना, जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कैसे रहेंगे? ट्यूबलो एल्वुलर। तो कहीं टर्म आती है ना कि ट्यूबलो एल्वुलर ग्लैंड, तो परेशान मत होना, उसका मतलब ट्यूब लाइक एंड एल्वुलर लाइक, दोनों दोनों स्ट्रक्चर्स हैं। अगर कोई बोले ट्यूबुलर ग्लैंड तो मतलब ट्यूब लाइक है, कोई बोले एल्वुलर ग्लैंड मतलब एल्वुलर लाइक है, कोई बोले कॉइल्ड ट्यूबलर, जैसे सैमुअल वर्टिकल कॉइल्ड ट्यूबलर है। तो कॉइल्ड ट्यूबलर का मतलब ट्यूब है और वो कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड है। तो मतलब शेप के ऊपर भी ग्लैंड्स क्या है, हो सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो आफ्टर द ग्लैंड्स, जो मेरा अगला टॉपिक है आपसे मुझे डिस्कस करना है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। एंड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मैं आपसे अब जो है नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 ही मिनट रह गए हैं। हम थोड़े से डाउट्स और चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे द कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, जिसमें एरियोलर आएगा, ऑफकोर्स एडिपोस आएगा, एनसीईआरटी की इमेजेस हैं ये। ठीक है, टेंडन्स आएंगे, लिगामेंट्स आएंगे, बोन आएगा, कार्टिलेज आएगा। बोन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको, और मसल्स को डिस्कस करेंगे और नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास में चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे। बची हुई चीज़ें जो हैं कोशिश करेंगे कि उन सबको डिस्कस कर लें। तो अभी के लिए मैं प्रेजेंटेशन ऑफ कर रहा हूँ, और अगर किसी के कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो मुझसे पूछ सकता है अभी। मेरी बात सबको समझ में सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि जैसे आज मतलब कि आज ही की डेट में, मतलब कि शाम से पहले मैं एक काम और करूंगा आपके लिए। मैं एक डीपीपी जो है वो अपलोड हो जाएगी आपकी ई काइट्स की ऐप पे। ठीक है। तो ई काइट्स की ऐप के ऊपर मैं डीपीपी की जो होगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आपकी ई काइट्स की ऐप पे आ जाएगी। और नेक्स्ट टाइम हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम डीपीपी को डिस्कस करने के बाद ही क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम डीपीपी डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर क्लास के बाद जब भी डीपीपी अपलोड होती है तो आप उसको कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम टेक्स्ट से ज्यादा नहीं सीखेंगे, क्योंकि टेक्स्ट तो आपने बहुत पढ़ लिया, एनसीईआरटी में भी गिवन है, बुक्स में भी गिवन है ना। तो चीज तो हमने बहुत सारी पढ़ ली, लेकिन जब तक उस चीजों को टेस्ट पे नहीं डालेंगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसका शॉर्टकट वही है, क्योंकि शॉर्टकट ही पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं। तो शॉर्टकट है क्वेश्चन से प्रैक्टिस। ठीक है। सो ध्यान रखिए कि आप डीपीपी हर बार करते रहें। किसी को कोई डाउट आपको 2 मिनट है पूछ लीजिए, एल्स आई विल बी लीविंग देन। सर सबसे ज्यादा जंक्शंस कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा जंक्शंस एग्जैक्टली कहाँ पाए जाते हैं बेटा? आप किस किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो? आप एक पर्टिकुलर टिश्यू के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, मतलब कि आप एपिथीलिया मस्कुलर ऐसे बात कर रहे हो, या स्पेसिफिकली किसी एपिथीलियम। एपिथीलिया की बात कर रहे हो? एपिथीलियम एपिथीलियम। देखिए, अगर आप एपिथेलियम की बात करें तो सबसे ज्यादा जंक्शन आपके वहीं पर ही होंगे जहां पर जो कम्पैक्ट पैकेजिंग ज्यादा है। जैसे कि आपको सबसे ज्यादा जंक्शन आपको एक तो आपको स्किन में मिल जाएंगे। ठीक है। अब एज अ स्पेसिफिक पूरी बॉडी में तो मैं आई डोंट हैव अ डायरेक्ट क्लू कि एग्जैक्टली कौन सा वो ऑर्गन है या जहाँ पे मैक्सिमम जंक्शन है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं इसके बारे में। बट हाँ, अगर हम जनरली बात करें तो यस, आपके स्किन में काफी सारे जंक्शन आपको इजिली जो होते हैं वो मिल जाते हैं। एग्जैक्ट कोई ऑर्गन का आइडिया मुझे नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ मिलता है, कहना मुश्किल है। ओके सर। एनीबडी एल्स? कोई स्पेसिफिक नीट के स्पेसिफिक में कोई कोई एमसीक्यू में कुछ की और क्वेश्चन में कि या किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? सर
ओके, चलिए फिर सर इन द नेक्स्ट क्लास एंड हाँ हाँ बोलिए योगिता। सर आपने कहा कि जो नेफ्रॉन्स हैं वो उसको हम स्क्वैमस एपिथेलियम में भी कह सकते हैं, पर जो बुक में एग्जांपल लिखा है वो क्यूबॉइडल में लिखा है उसका। बेटा मैं आपने मेरी बात पूरी ध्यान से पहले तो सुनी नहीं। जब मैंने बोला ना, मैंने आपको बोला कि एक स्ट्रक्चर है ना, तो उसके अंदर मल्टीपल एपिथेलिया मिल सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक नहीं होता। अब मैं आपको पूरे नेफ्रॉन में अगर बताऊं तो बॉमन्स कैप्सूल के अंदर स्क्वामस एपिथेलिया है। आप लूप ऑफ आप पीसीटी में आ जाओ तो वहां पे क्यूबॉइडल सिलिएटेड है, नॉर्मल क्यूबॉइडल भी है, ठीक है ना। और उसमें माइक्रोबिलाई वाला भी है, मेनली जो है वो माइक्रोबिलाई वाला है। फिर आप लूप ऑफ हेनले में आ जाओ तो वहां पे स्क्वामस और क्यूबॉइडल का एक इंटरमीडिएट है, मतलब कि वो क्यूब लाइक सेल्स हैं जो स्क्वामस नहीं है, वो स्क्वामस से ज्यादा इलोंगेट, मतलब कि थोड़े क्यूब लाइक हैं, और क्यूबॉइडल से कम क्यूब लाइक है, मतलब इंटरमीडिएट काइंड के हैं। फिर आप अगर थोड़ा और वहां पे सीलिएटेड एपिथेलिया भी है, ठीक है ना। फिर आप डीसीटी में आ जाओ, फिर आपको थोड़ा सीलिएटेड और माइक्रोबिलाई वाला और नॉर्मल बेसिक क्यूबॉइडल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। गॉट द कॉन्सेप्ट। तो एक एक स्ट्रक्चर के अंदर तो मल्टीपल आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है योगिता। और मैं तुमको एक और बात बताता हूँ कि क्यूबॉइडल एपिथेलिया की अगर बात करें, मैं जब कभी हम एग्जांपल में कंफ्यूज हो जाए कि भाई क्यूबॉइडल से रिलेटेड था या कॉलमर से रिलेटेड था, तो आप याद रख लो कि क्यूबॉइडल जो है वो जनरली नेफ्रॉन को क्यूबॉइडल एपिथेलिया से थोड़ा सा ज्यादा लगाव है। तो अगर सिलेटेड क्यूबॉइडल की बात करो तो वो भी आपके वहां पे है, नेफ्रॉन में है। अगर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल की बात करो तो वो भी कहाँ पे है, नेफ्रॉन में है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि स्क्वामस नहीं है, बॉमन्स कैप्सूल में स्क्वामस एपिथेलिया होता है। ओके सर। एनीबॉडी एल्स? चलिए, if you don't have any doubts, we will talking about the next topic in the next class. See you then. Thank you very much.